क्लास 10th हम समकालीन भारत का पाठ एक संसाधन एवं विकास अपने पिछले वीडियो में शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने संसाधन क्या होते हैं उसके बारे में जाना कि हमारे पर्यावरण में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ायदे के लिए, हर चीज़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें फ़ायदा देती है, लेकिन किस चीज़ को अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं वह महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हमने पाया कि हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हम कोई भी वस्तु को संसाधन बना सकते हैं। हमने जाना संसाधन होते क्या हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो हमने संसाधन के बारे में जाना कि संसाधन वो होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमने संसाधनों का वर्गीकरण देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। आज हम इन जो हमने वर्गीकरण किया था संसाधनों का, इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले उत्पत्ति के आधार पर, तो हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो होते हैं जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो जीवित हैं, जो जीवित रूप में इस जीव मंडल में उपलब्ध हैं, वो है जैविक संसाधन। ऐसे संसाधन जो हमारे जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगे उदाहरण के तौर पे? मनुष्य, प्राणी जगत, पेड़ पौधे, समुद्री जीव जैसे मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, तो ये सब जीवित हैं और ये जैव संसाधन है। दूसरा जो उत्पत्ति के आधार पर जो हमने वर्गीकरण करा था अजैव संसाधन, उसके इन अजैव संसाधन में वो संसाधन आते हैं जो जीवित नहीं है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो आती हैं अजैव संसाधन में, जैसे चट्टानें और धातुएं, खनिज पदार्थ। तो ये संसाधन जो निर्जीव है वो है अजैव संसाधन, जो जीवित है वो है जैव संसाधन। दूसरा जो वर्गीकरण हमने किया है वो है समाप्यता के आधार पर, यानी कोई चीज़ खत्म हो सकती है और जो चीज़ खत्म नहीं हो सकती। तो जो चीज़ खत्म नहीं हो सकती हम उसको क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं। तो उसी के बेस पे हमारे जो समाप्यता के आधार पर जो हमारे संसाधन होते हैं वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से रिसाइकल करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तो वो जिनके द्वारा हम इनको रिसाइकल करते हैं वो तरीके होते हैं जैसे भौतिक, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, रासायनिक यानी केमिकल प्रोसेस के द्वारा, और मैकेनिकल मशीनों के द्वारा हम उसको पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तो वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन्य जीव, ये सारे नवीकरणीय संसाधन हैं। इनका हम दोबारा पुनः उपयोग कर सकते हैं। फिर आता अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं जो बनने में लाखों वर्ष लगाते हैं और उनका उपयोग करने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और हम इन्हें पुनः पा सकते हैं, लेकिन पुनः पाने के लिए भी हमें उसका वेट करना पड़ेगा कि ये लाखों वर्षों में जाकर ये बनते हैं। तो इसलिए ये अनवीकरणीय साधन है, यानी इनका नवीकरण नहीं हो सकता, नवीकरणीय। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। यानी ये जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये पुनः बनते हैं और पुनः बनने में इनको लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो एक लंबा अंतराल होता है, एक लंबा भूवैज्ञानिक अंतराल होता है इनके निर्माण में। तो ये होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है। इनको बहुत समय लगा बनने में और अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा बनने में भी उतना ही समय लगेगा। तीसरा हम देखेंगे
स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर हमारे जो संसाधन होते हैं वो है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम पहले देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन। आप देखते हैं कि कुछ संसाधन पे कुछ व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी होती है कुछ संसाधन। तो जो संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे गांव में बहुत सारे लोगों के पास अपनी ज़मीन होती है, वो भूमि के स्वामी होते हैं, तो वो उनकी व्यक्तिगत संसाधन है। ऐसी शहरों में लोगों के पास क्या होता है, भूखंड ज़मीन है, घर है, उनकी जायदाद, वो अपनी जायदाद के मालिक हैं, तो वो उनका व्यक्तिगत संसाधन है। तो ये होता है व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या होते हैं, जिन संसाधन पे किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता बल्कि वो समुदाय के लिए होते हैं, सब लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे चारण भूमि, जैसे जानवरों को चराने के लिए कुछ भूमि, कोई भी जाकर अपने जानवरों को वहाँ पे जैसे भेड़ बकरी और उनको चरने के लिए भेज देते, तो चारण भूमि सामुदायिक संसाधन है। शमशान घाट, शमशान भूमि, पार्क, खेल के मैदान में कोई भी जाके खेल सकता है, तो वो सामुदायिक संसाधन है। तीसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद है वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी जो हमारे देश की राष्ट्र की जो सीमा, उसके अंदर चाहे वो व्यक्तिगत संसाधन है चाहे सामुदायिक संसाधन है, जो भौगोलिक सीमा के अंदर आ रहे हैं वो सब राष्ट्रीय संसाधन है। चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी जो हमारी तट रेखा है उसके 200 मील से दूर परे जाने पर, यानी 200 मील तक तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है। 200 मील से परे जाने पर परे जाने पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। यानी वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में आते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी 200 मील तक तो वो राष्ट्रीय संसाधन है, 200 मील से जो परे आते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में होते हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जो चौथा वर्गीकरण था हमारा विकास के स्तर के आधार पर, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। अब संभावी संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया। यानी संभावित संसाधन वो होते हैं जो किसी राज्य में हैं या किसी प्रदेश में हैं लेकिन अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा, ये संसाधन वहाँ पे अपार मात्रा में है लेकिन अभी हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। संभावित संसाधन है क्योंकि इनके उपयोग करने में जो खर्चा आएगा वो ज़्यादा है इनके उपयोग से, इसलिए ये संभावित संसाधन है। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। यानी विकसित संसाधन ये है कि हमने किसी प्रदेश में जगह में पता लगा लिया कि ये संसाधन मौजूद है और हमने डिसाइड भी कर लिया है, एक निर्णय भी ले लिया कि कितनी मात्रा हमने उसकी उपयोग में लेकर आनी है, तो वो विकसित है। मतलब एक मात्रा हमने निर्धारित कर ली है तो उस हिसाब से हम उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो वो होते हैं विकसित संसाधन। जो संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है विकसित संसाधनों में। यानी विकसित संसाधनों में हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास वो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है और संभाव्यता मतलब उसकी कॉस्ट जो है जी, यानी जो खर्चा आ रहा है वो इतना ज़्यादा तो नहीं आ रहा कि उसके उपयोग से। तो हमने एक क्वांटिटी डिसाइड कर लिया कि हमने गुणवत्ता और मात्रा के अनुसार इतने वो संसाधन प्रयोग में लाने हैं, तो वो है विकसित संसाधन। भंडार, तीसरा जो है विकास के आधार पर है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। भंडारित संसाधन वो संसाधन है जो हमारे पर्यावरण में तो हैं लेकिन अभी हमें उसको उपयोग में लाने के लिए अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। हम उनको कैसे निकालें, उनका उपयोग कैसे करें, वो टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास प्रौद्योगिकी
नहीं है, तो वो अभी हमारे पास भंडार है, वो भंडारित संसाधन कहलाते हैं। फिर है संचित, वे संसाधन जिन्हें अभी टेक्नोलॉजी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, संचित संसाधन कहलाते हैं। संचित का मतलब हमने अभी इकट्ठे करके रखे हुए हैं लेकिन हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी उपयोग में लाए नहीं हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उपयोग में ला सकते हैं। तो ये अभी हम इसलिए उपयोग नहीं कर रहे थे कि भविष्य में अगर ज़रूरत होगी तो हम इनका उपयोग करेंगे। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए किया जा सकता है, यानी उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो संचित संसाधन होते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं। तो ये था हमारा संसाधनों का वर्गीकरण जो हमने डिटेल में पढ़ा है।